हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शौर्य एकेडमी। पिछले क्लास में हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में, और इससे पहले राष्ट्रीय आय और भारतीय अर्थव्यवस्था के परिचय से संबंधित क्लासेस की एमसीक्यू जितनी भी अब तक बनी है उनके ऊपर मैंने आप लोगों के साथ चर्चा किया था। इसी क्रम में जो हमारा तीसरा चैप्टर था इकोनॉमी की सिलेबस का, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, उसी से रिलेटेड एमसीक्यू आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो भी एमसीक्यू प्रीवियस ईयर में बने हैं उस पर ये पूरा आज का ये मेरा टॉपिक रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास एमसीक्यू। ओके, बढ़ते हैं अपने पहले एमसीक्यू की तरफ। तो 20 से 30 सेकेंड का टाइम आपके पास रहेगा, आप कमेंट करके आंसर बताइए। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का उप सूचकांक नहीं है? ठीक है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक, यानी कि जिसे हम लोग आम भाषा में समझते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का उप सूचकांक नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न यूपीएससी 2019 में आया गया प्रश्न है। यूपीएससी के एग्जाम में वर्ष 2019 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन देखते हैं हम। कानून और व्यवस्था बनाए रखना, करों का भुगतान कराना, संपत्ति का पंजीकरण कराना, निर्माण परमिट संबंधी कार्य कराना। ठीक है, ये चार ऑप्शन है कि कौन सा ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स का उप सूचकांक नहीं है। कानून और व्यवस्था बनाए रखना, करों का भुगतान कराना, संपत्ति का पंजीकरण कराना, निर्माण परमिट संबंधी कार्य कराना। ठीक है, तो आप इसका आंसर कमेंट करिए जो भी इसका जवाब हो। ओके जी, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का उप सूचकांक नहीं है? तो इसका जवाब क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। इसका आंसर है ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ये इसका आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का उप सूचकांक नहीं है। कानून और व्यवस्था बनाए रखना ये इसका उप सूचकांक नहीं है। ठीक है, नहीं है। आप इस चीज पे ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि नहीं है। तो यहाँ पर ये नहीं है पूछा गया, कौन सा नहीं है? तो करों का भुगतान कराना ये भी है, संपत्ति का पंजीकरण कराना ये भी इसमें शामिल है, और निर्माण परमिट संबंधी कार्य कराना ये भी इसका एक सब इंडेक्स है। लेकिन कानून और व्यवस्था बनाए रखना इसका सब इंडेक्स या उप सूचकांक नहीं है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। ठीक है, बढ़ते अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वैश्विक प्रतियोगिता रिपोर्ट। ओके, वैश्विक प्रतियोगित्व रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। ठीक है, इसको आप वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट भी बोल सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर जो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत, उनको लेकर के ये रिपोर्ट प्रस्तुत होती है। तो यहाँ पूछा गया है कि इसका प्रकाशन कौन करता है। ये यूपी पीसीएस 2019 में पूछा गया प्री का क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस के प्री में वर्ष 2019 में पूछा गया ये प्रश्न है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट या वैश्विक या ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट का कौन प्रकाशन करता है, यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, ये आपका प्रश्न है। ऑप्शन है हमारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तीसरा विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या चौथा विश्व बैंक। ये आपके चार ऑप्शन है, आप इनको कमेंट करके बताइएगा। ओके जी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तीसरा विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम,
ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, या फिर विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, कौन सा है? आप इसका आंसर कमेंट करिए। वैश्विक प्रतिस्पर्धी रिपोर्ट। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा या वैश्विक प्रतियोगित्व रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रेजेंट की जाती है, प्रकाशित की जाती है, पब्लिश की जाती है। ओके, तीसरा क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तीसरा जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP। ठीक है, यहाँ पे निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती यदि, यहाँ पर प्रश्न है कि निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती यदि ऑप्शन नंबर 1 औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है, कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ बनाने में विफल रह जाता है, निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स है, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर स्किप करते हैं, ऑप्शन सही से इसमें दिए नहीं हैं, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे स्किप करके आगे बढ़ते हैं। इसको मैं बाद में आप लोगों के साथ जो मैं अपना नेक्स्ट MCQ का क्लास लूँगी तो इस क्वेश्चन को मैं वहाँ पे आप लोग के साथ दोबारा से श्योरली करवाऊँगी, तो आप थर्ड क्वेश्चन को आप स्किप करिएगा। ओके, आगे हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न पे। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए, UPSC 2018 में पूछा गया ये प्रश्न है। UPSC 2018 IAS के एग्जाम में वर्ष 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। क्या प्रश्न है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा, यानी कि एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं। दूसरा, देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है। तीसरा, गोचर धन का संचय हो पाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन दिया है आपके सामने। चौथा एक और इसमें पॉइंट है, अगोचर धन का संचय हो पाता है। देखिए, एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया में की जाती है जिसके द्वारा पहला, किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं। दूसरा, देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है। तीसरा, गोचर धन का संचय हो पाता है। चौथा, अगोचर धन का संचय हो पाता है। अब आपका ऑप्शन यहाँ से स्टार्ट होता है कि उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है। पहला और दूसरा, केवल दूसरा, दूसरा और चौथा, पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है ये आप यहाँ पर कमेंट करके बताइए। 20 से 30 सेकेंड आप लोग के पास है, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से इसको कमेंट करिए। ठीक है, प्रश्न है, एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं। देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है। गोचर धन का संचय हो पाता है, अगोचर धन का संचय हो पाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है और यहाँ पर आपका जवाब होगा सी,
दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है यहाँ पर कि एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा पहला, देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि हो। तो कहते हैं ना, मानव पूंजी के निर्माण के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि ज्ञान कौशल क्षमताएं, ये सभी चीजों का विकास हो, वृद्धि हो समाज में, लोगों के मध्य में। तो मानव पूंजी निर्माण के लिए ये एक बेहतर साधन, एक बेहतर विकल्प होता है। तो ये सही है। दूसरा, अगोचर धन का संचय हो पाता हो। ठीक है, ये तो दूसरा और चौथा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इस लिहाज से यहाँ पर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो ये प्रश्न यूपीएससी के वर्ष 2018 में पूछा गया है। ठीक है, वर्ष 2018 में ये यूपीएससी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्या है इसको हम पढ़ते हैं। उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में प्रमाणित नहीं हो पाता है। ओके, यहां पर आपको बताना है कि उच्च पूंजी अर्थव्यवस्था होते हुए भी, यानी कि कोई एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर पूंजी निर्माण काफी ज्यादा उच्च है, बहुत ही ज्यादा, उसके बावजूद भी वहां पर बचत भी बहुत ज्यादा है। जैसे कि जो भी आता है राजस्व, उसका बचत भी ज्यादा है। पूंजी जब भी बचत होता है राजस्व में, आपको बता दें कि राजस्व जो हमारे पास होता है, जो जीडीपी हमारी होती है, जो सरकार की आय होती है, सरकार की आय का ही एक पार्ट सरकार बचा के रखती है। ठीक है, जो सरकार बचत करती है असल में वही पूंजी होता है सरकार की, वही सरकार का कैपिटल होता है। उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में प्रमाणित नहीं हो पाता, इसका यहाँ पर क्या आंसर है आप कमेंट करके आपको बताना है। कमजोर प्रशासन तंत्र, निरक्षरता, उच्च जनसंख्या घनत्व, या फिर उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। ठीक, ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। जीडीपी से जो भी जब सरकार की जो आय होती है, उस आय से जो भी सरकार बचत करती है वही सरकार की पूंजी होती है। और बचत बहुत ज्यादा होने के बाद भी पूंजी निर्माण में जो उत्पादन होता है वो उसकी वृद्धि नहीं हो पाती। बचत ज्यादा है, जब सरकार के पास पूंजी होगी तो सरकार निवेश करेगी, निवेश के बावजूद भी क्यों उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं है, ये यहाँ पूछा गया है। उसका रीजन क्या है? कमजोर प्रशासन तंत्र, निरक्षरता, उच्च जनसंख्या घनत्व या उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। ओके, इसको मैंने आप लोगों से पढ़ाया है, अच्छे से डिस्कस किया है, तो इसका आप आंसर कमेंट करके बताइएगा। ओके, ये सेक्शन मैंने आप लोग को काफी अच्छे से समझाया था क्लास में, जब हम आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को पढ़ रहे थे। तो आप इसको मतलब कमेंट करिए क्या इसका आंसर है। ओके, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, ये कैसे है आप इसको समझिए, क्योंकि मैंने आप लोग से पहले भी बताया, बट एक बार फिर से मैं आप लोगों को यहाँ पे इसको बता देती हूँ कि जैसा कि मैंने कहा कि सरकार की जो आय होती है सरकार उसी से अपनी बचत करती है और वही सरकार की पूंजी होती है। ठीक है, और जब भी कोई उत्पाद हमारे देश के अंतर्गत जब भी कोई प्रोडक्शन होती है, उत्पादन होती है, तो वहां पर क्या होता है कि सरकार निवेश करती है अपनी पूंजी का। तो रीजन क्या है कि पूंजी ज्यादा लगता है, निवेश कम होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम 3 रुपये लगाएंगे तो एक चीज बनाएंगे, यहाँ पर 3:1 का रेशियो है हमारे देश में पूंजी के उत्पाद और मतलब प्रति इकाई जो हमारे यहाँ उत्पादन है। ठीक है, प्रति इकाई उत्पादन जो हमारे देश का है उसमें पूंजी ज्यादा लगती है, मतलब प्रति इकाई उत्पादन की मात्रा में पूंजी जो है वो ज्यादा लगती है और उत्पादन कम होता है। ठीक है, इसी वजह से जो पूंजी का उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात है वो ज्यादा है। ठीक है, ये प्रति इकाई उत्पादन और ये पूंजी निवेश,
ये इसका जो रेशियो है वो 3:1 का है कि निवेश ज़्यादा करना पड़ता है और उत्पादन कम होता है। ठीक है, अगर वही कम निवेश में उत्पादन अधिक होता तो हमारे यहाँ पे उत्पादन की जो वृद्धि है वो ज़्यादा होती, उच्च पूंज इसीलिए कहते हैं ना कि बचत कितनी भी ज़्यादा हो, लेकिन अगर आपकी बचत के अकॉर्डिंग आप निवेश जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उस निवेश के रेशियो में आपको मिल नहीं रहा है, आपके आउटकम नहीं आ रहे हैं, इस वजह से जो हमारे उत्पादन की वृद्धि है वो धीमी है हमारी बचत के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? यूपीएससी वर्ष 2016 में आया हुआ यह प्रश्न है। ठीक है, कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? यूपीएससी के एग्जाम में वर्ष 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन है यूरोपीय केंद्रीय बैंक, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, चौथा है आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन। ठीक है, अब आपको इसका आंसर कमेंट करना है कि कौन सा इसमें विकल्प सही है। ठीक है, आप इसको कमेंट करिए। ओके, जी, यूरोपीय केंद्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन। ओके, कौन सा सही है आप इसको कमेंट करके बताइए। प्रीवियस ईयर के ये सारे क्वेश्चंस है जो आए हुए हैं। मैंने आप लोगों से कहा ही था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी चैप्टर वाइज, तो वो मैं कर रही हूँ। जो भी बाकी आपको लगे कि नहीं कुछ एक्स्ट्रा इसमें करने की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट में वो सजेशन अपनी दे सकते हैं। जो भी आपको लगे तो आप ज़रूर बताएं मुझसे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के जो भी उम्मीद हैं उनको फुलफ़िल कर सकूँ, जो भी आप लोगों की डिमांड्स हैं, जैसा भी आप अपने स्टडी को लेकर के सोचें। ठीक है, तो इसका हम जवाब देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, आईएमएफ द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ये वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट तैयार की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वर्ष 2016 में आया गया ये प्रश्न है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिए। इस सब चीज़ों को मैंने आपसे अच्छे से डिस्कस किया है। जब भी आप कहीं ऐसी कुछ चीज़ें देखें तो इन्हें ज़रूर नोट करें। कोई भी संस्था है, कोई भी रिपोर्ट है, उसको प्रकाशित कौन करता है, प्रकाशन कैसे होता है, क्या उनके लक्ष्य, क्या उनके उद्देश्य हैं, ये ज़रूर आपके माइंड में होने चाहिए। ठीक है, बढ़ते हुए अपने 7वें प्रश्न की ओर। आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पे हमारा अगला प्रश्न, जो कि यूपीएससी के एग्जाम 2016 में पूछा गया था, आईएएस के एग्जाम में। व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, या फिर जैसा कि हमने इसको क्या पढ़ा था हमारे पिछले क्वेश्चन में, कारोबार सुगमता सूचकांक। ठीक है, कारोबार सुगमता सूचकांक हमने इसको पढ़ा था। इसे हम एक भाषा में बोलते हैं व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक, या कारोबार सुगमता सूचकांक, या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग समाचार पत्रों में कभी कभी दिखती है। निम्नलिखित में से किसने इस रैंकिंग की घोषणा की है? यहाँ पर ये दिया गया है कि वर्ष 2016 में ये प्रश्न आया था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, उस टाइम जब उसकी रैंकिंग आई थी। तो यहाँ पर ये यहाँ तक आप प्रश्न देखिए, यहाँ तक इस प्रश्न से कोई मतलब नहीं है। ये अननेसेसरी चीज जोड़ी गई है कि समाचार पत्रों में कभी कभी दिखती है।
ऐसे क्वेश्चंस को बड़ा दिखाने के लिए कि बहुत बड़ा प्रश्न है, कभी कभी अननेसेसरी चीजें भी उसमें ऐड कर दी जाती हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, भारत की रैंकिंग समाचार पत्रों में कभी कभी दिखती है। इसको लिखने का क्या तात्पर्य? कोई तात्पर्य नहीं है। सीधा सीधा पूछ लेते कि जो इंडेक्स आया वो किसने इस रैंकिंग की घोषणा की है, सीधा सीधा प्रश्न ये भी बन सकता था। लेकिन यहाँ पर इसको बड़ा दिखाने के लिए प्रश्न, जब भी प्रश्न बड़े होते हैं ना, उन्हें बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न बड़े होने में कोई औचित्य नहीं होता है। जानबूझ के ऐसे ही अननेसेसरी चीज़ों को डाल करके भी बड़ा कर देते हैं, और कभी कभी उनका मायने भी होता है। तो प्रश्नों को एक बार पढ़ें, एक बार पढ़ने से आप समझ जाएंगे कि प्रश्न की क्या मतलब रोल है। ऐसे मेंस में भी होता है, कभी कभी ऐसे प्रश्न मेंस में भी रहते हैं कि पूरा आधे पेज का पोथी लिख देते हैं, उनका कोई औचित्य नहीं होता। तो यहाँ पर आप बताइए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग की घोषणा किसने की थी? उसकी रैंकिंग की घोषणा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, विश्व बैंक द्वारा या विश्व व्यापार संगठन द्वारा। ये 4 ऑप्शन हैं। जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट करिए। ओके, प्रश्न नंबर 7 का आंसर आप कमेंट करिए जल्दी से। ओके, विश्व आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, इसका आप आंसर कमेंट करिए। जी, इसका जो राइट आंसर है वो है विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक ने इसकी रैंकिंग की घोषणा की थी। विश्व बैंक ने किसकी? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, कारोबार सुगमता सूचकांक या फिर व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक। शब्दों की हेरफेर में कभी नहीं उलझिएगा कि क्या है इसके तात्पर्य। हो सकता है कि इसके साथ ना लिखा हो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हालांकि इस प्रश्न में लिखा गया है, लेकिन अगर ऐसे आ जाए कि व्यापार करने की सुगमता सूचकांक, एक बार तो कंफ्यूज हो जाए कि ये क्या है। ठीक है, दूसरा तो मान लीजिए कारोबार सुगमता सूचकांक तो एक बार समझ में आता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यहाँ पर भी उसी को डिटेल कर दिया है, अर्थ उसका निकाल दिया है। आप सीधा सीधा समझिए कि इन चीज़ों में नहीं उलझना है। प्रश्न आप जानिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग की घोषणा किसने की? विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न यूपीपीएससी मेंस 2008 में पूछा गया था। ठीक है, यूपीपीएससी के एग्जाम मेंस 2008 में पूछा गया था। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन नंबर 1, अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, दूसरा कृषि का पुनरुद्धार, तीसरा शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता, चौथा उपर्युक्त सभी। ठीक, इस प्रश्न का जवाब दीजिए, जल्दी से कमेंट करिए कि समावेशी समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है। समावेशी समृद्धि, अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता या उपर्युक्त सभी। तो सीधा सीधा इसका जवाब है उपर्युक्त सभी। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ही देख के आप समझ सकते हैं कि ये सभी है, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन के ओर अगर हम आगे बढ़े तो ये वर्ष 2010 में आईएएस के एग्जाम में यानी यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, जो कि 2010 में आया था। प्रश्न क्या है? धारणीय विकास, धारणीय विकास भावी पीढ़ियों के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। अब ये देखिए, ये कोई प्रश्न है नहीं, धारणीय विकास की परिभाषा दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए, देखने में प्रश्न कितना बड़ा लग रहा है, पहले तो देख के आदमी छोड़ दे इसको कि कितना बड़ा प्रश्न है। ठीक है, क्या है? आधा तो इसमें सिर्फ धारणीय विकास की डेफिनेशन दिया गया है कि धारणीय विकास क्या है। धारणीय विकास भावी पीढ़ियों के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? अब आपको ये बताना है कि धारणीय विकास की जो परिभाषा है वो इन चारों में से किसके परिभाषा के साथ मैच करती है। सिंपल क्वेश्चन। ये जो धारणीय विकास की परिभाषा यहाँ पर आपको दी गई है उसी से रिलेटेड इन चारों में से कौन सा ऐसा पार्ट है जिससे इसकी परिभाषा काफी हद तक मिलती है? क्या समावेशी विकास, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, वैश्वीकरण, या फिर चौथा धारण क्षमता? बताइए, इसका आंसर कमेंट करिए, किससे मिलेगा इसका बताइए। आंसर कमेंट करिए। किस सिद्धांत के साथ ये जुड़ा हुआ है धारणीय विकास? इनमें से किस एक के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धारण क्षमता। धारणीय विकास धारण क्षमता के सिद्धांत से स्वाभाविक रूप से परस्पर रूप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 जो कि यूपीएससी के एग्जाम में वर्ष 1998 में पूछा गया था, 1998। काफी लोगों का डेट ऑफ बर्थ होगा ये। 1998 में ये क्वेश्चन आया है यूपीएससी के एग्जाम में। मानव निर्धनता सूचकांक, मानव निर्धनता सूचकांक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है? ठीक है, यहां पर यह प्रश्न पूछा गया है कि मानव निर्धनता सूचकांक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था? मानव निर्धनता, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी कि वह कौन सा वर्ष है जिस वर्ष HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में या फिर HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स HPI मानव निर्धनता सूचकांक को प्रस्तुत किया गया था? कौन से वर्ष? आंसर कमेंट करिए। 1994, 1995, 1996 या फिर 1997। ठीक है, 1998 में पूछा गया ये प्रश्न है, तो आप इसको कमेंट करके बताइएगा कौन सा आंसर इसमें सही है। बता सकते हैं, हालांकि आप लोग बहुत ही टफ नहीं है ये जी। 1998 में प्रश्न पूछा गया है, 1997। ओके, ठीक है, 1997 डी इज द राइट आंसर। 12वां प्रश्न जो कि यूपीएससी के एग्जाम में वर्ष 2002 में और यूपीपीएससी मेंस में 2004 में ये पूछा गया था ये प्रश्न कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट WDR वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक का, विश्व व्यापार संगठन का, या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का? किसका वार्षिक प्रकाशन है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट? इन चारों में से किसका वार्षिक प्रकाशन है ये आप लोग को कमेंट करके बताना है। बताइए किसका है ये? UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन WTO, या फिर IMF? किसका है ये बताइए। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम किसका है ये?
जी, इसका आंसर है बी। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का ये रिपोर्ट है या फिर इसका एक वार्षिक प्रकाशन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का ये रिपोर्ट है, ये उसका एक वार्षिक प्रकाशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, जो कि यूपीएससी में वर्ष 2015 में पूछा गया प्रश्न है। यूपीएससी के एग्जाम में वर्ष 2015 में आया गया ये प्रश्न है। क्या प्रश्न है देखते हैं। विश्व आर्थिक संभावना, विश्व आर्थिक संभावना, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, ये एक रिपोर्ट है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, विश्व आर्थिक संभावना। ये जो रिपोर्ट है आवधिक रूप से निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, विश्व आर्थिक संभावना कौन जारी करता है? एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, यूएस फेडरल रिजर्व बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। चारों में से कौन सा सही है? जवाब दीजिए आप 13वें क्वेश्चन का। जी, आंसर कमेंट करिए इसका। इसका है सही आंसर वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। विश्व बैंक द्वारा होता है ये जारी। विश्व आर्थिक संभावना, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, ये इसका सही जवाब है। ये प्रश्न 2015 में पूछा गया था यूपीएससी में। आप देख सकते हैं कि ऐसे टाइप के प्रश्न यूपीएससी पूछ रहा है कि रिपोर्ट्स जो भी आप देखते हैं करंट अफेयर में, अपने जो भी करंट अफेयर में आपके दिखती है कोई रिपोर्ट आई है, आप तुरंत देखें कि वो रिपोर्ट किसने प्रस्तुत किया है और दूसरा उस रिपोर्ट का लक्ष्य क्या है। ठीक है, ये चीज़ है, ये दो चीज़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी रिपोर्ट, किसी भी इंडेक्स के मामले में, कि वो कौन प्रकाशित करता है, कौन जारी करता है, कौन उसकी रैंकिंग देता है, ये आपको जरूर जानना चाहिए। और उसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, ये जरूर जानना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि यूपीएससी के एग्जाम में 2014 में आया था। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? मैंने आप लोगों से इसको पहले ही बता दिया है, तो आप लोग इसको बताइए। बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, ये बताया हुआ है। सारी क्वेश्चंस जो भी अभी तक मैंने आप लोग के साथ शेयर की, डिस्कस की, नॉर्मली बहुत ही ईजी प्रश्न है अगर आपने इस चैप्टर को सही से पढ़ा है तो आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष पहला, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तीसरा, विश्व आर्थिक फोरम, डी विश्व बैंक। 14वें प्रश्न का जवाब दीजिए। IMF is the right answer. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष is the right answer of the question number 14. Okay? विश्व वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर IMF करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, जो कि यूपीएससी में वर्ष 2017 में आया गया प्रश्न है। वर्ष 2017 में IAS के एग्जाम में ये प्रश्न बना है। देखते हैं ये प्रश्न क्या है। ठीक, देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया है, इस इंडेक्स के बारे में सब चीज़ें बताई हैं जो भी बेसिक हो सकती है इनकी इन्फॉर्मेशन।
तो आप बताइए कि सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण प्रदान करता है। कौन कौन प्रदान करता है? विश्व में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण प्रदान करता है? पहला विश्व आर्थिक मंच, दूसरा यूएन मानवाधिकार परिषद, तीसरा सी यूएन वुमेन, या डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक, बताइए 15वें प्रश्न का आंसर। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, बताइए इसका राइट आंसर क्या है? बताइए, इसका राइट आंसर है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसके द्वारा विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक गैप अंतराल सूचकांक यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को प्रेजेंट किया जाता है, श्रेणीकरण श्रेणीबद्ध रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, इसकी रैंकिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा दी जाती है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर, जो कि है 16वां प्रश्न। और ये प्रश्न कहाँ पूछा गया है? देखिए काफी बड़ा प्रश्न है। कितना बड़ा है? पूरा बोर्ड भर के है। यूपीपीएससी प्री 2019 में, यूपीपीसीएस में पूछा गया ये प्रश्न है। देखते हैं इस प्रश्न के लेवल क्या है, ये कैसा प्रश्न है। कथन और कारण वाला है, असर्शन रीजन का ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्या है। ओके, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक कथन ए, दूसरा कथन कारण आर कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर ये कहा गया है कि जो कथन दिए गए हैं उनमें से जो पहला कथन है उसको कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ए आर, असर्शन रीजन, कथन कारण। कथन क्या है? मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI एवं सतत विकास लक्ष्य SDG पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। ये है कथन कि जो HDI है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और जो SDG है सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उस पे आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। ठीक है, कारण दिया है SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ साथ अंतर संबंधित है। SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित हैं। ठीक है, ये रहा कारण। अब ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं। आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, आर गलत है किंतु ए सही है, लेकिन ए गलत है किंतु आर गलत है, सही है। ठीक है, ये चार ऑप्शन है कि या तो एक तो दोनों सही है, ये इसकी सही व्याख्या करता है, दोनों सही है, ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, या तो फिर ये सही है ये गलत है, या तो फिर ये गलत है ये सही है। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट करिए 16वें प्रश्न का। प्रश्न मैं एक बार फिर से पढ़ती हूं, कथन रीजन। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। कारण बताया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के आधारभूत जो आयाम है वो शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित हैं। ठीक, बताइए इसका जो सही जवाब है वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ये ऑप्शन भी सही है, ठीक है, और ये भी सही है।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ये आयाम हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे उसके आधारभूत आयाम हैं, ठीक है। तो ये भी सही है और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि ये एसडीजी पर आधारित वरीयता में धनात्मकता है राज्यों के मध्य, ये दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करता है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन यूपीपीएससी प्री 2019 में आया गया प्रश्न है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। केवल एक सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 2 सही है, या फिर तीनों सही है? कमेंट करिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, बताइए। बहुत ही इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है कि जब मल्टी डायमेंशनल हम गरीबी की उसके आंकड़े निकालते हैं, मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी आंकड़े निकालते हैं पॉवर्टी की, जाहिर सी बात है इन तीनों चीज़ को देखेंगे। कुछ लोग स्वास्थ्य, कुछ लोगों की पॉवर्टी उनके हेल्थ को लेकर है, किसी को उनके शिक्षा को लेकर के है, किसी उनके लाइफ स्टाइल जीवन स्तर को लेकर के है। तो ये तीनों आयाम है। जब हम मल्टी डायमेंशनल की बात करते हैं तो उसमें हर चीज़ देखते हैं, ना सिर्फ भूख या जीवन के स्तर को, बल्कि शिक्षा और समाज, हर एक चीज़ को देखते हैं। मल्टी डायमेंशनल व्यू रहता है उस समय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है जी, ये लास्ट क्वेश्चन है। यूपीपीएससी प्री 2019 में ये भी प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है? समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? क्लब ऑफ रोम, यूनेस्को, ब्रॉडलैंड आयोग, एजेंडा 21। इन चारों में से किसने समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए। ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा एमसीक्यू का इस सेक्शन का जो आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि का हमारा चैप्टर है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू हमारा यहाँ पर ये एंड हो जाएगा। तो इसका आप आंसर कमेंट करके बताइए जल्दी से, ओके। तो इसका क्या है आंसर, आप कमेंट करिए जी। इसका राइट आंसर है क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम द्वारा आर्थिक समृद्धि या समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरे 18 प्रश्न हमने इस टॉपिक से डिस्कस किए थे। आप देख सकते हैं कि यूपीएससी के एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कैसे टाइप के प्रश्न? आपने अगर देखा होगा तो यूपीएससी में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, रिपोर्ट्स का प्रकाशन कौन करता है, रिपोर्ट के लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। और अगर आप पीसीएस में देखें तो आप पीसीएस में भी इसी टाइप के प्रश्न पाएंगे, या फिर कुछ एक उनकी परिभाषा, डेफिनेशन से रिलेटेड प्रश्न आपको यहाँ पर बनेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं है, डीप नहीं है, बहुत ही फैक्चुअल नॉलेज चाहिए। थोड़ा सा आपको डेफिनेशंस आपको जाननी पड़ेंगी, जो भी इंडेक्सेस हैं या फिर जो भी है उन चीज़ों की, और दूसरा उनके रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है, क्या उनका उद्देश्य है। बस इतना करके आप इस सेक्शन को अच्छे से कवर कर सकते हैं। प्रश्न एक भी बहुत मायने रखता है, और जब ज़्यादा हो तो बात की बात है। आप देख सकते हैं कि इससे पहले जो भी मैंने डिस्कशन किया था उसमें बहुत ही कम 10 प्रश्न 11 प्रश्न ऐसे ही रहे हैं, लेकिन ये जो सेक्शन है इसमें 18 प्रश्न हमने डिस्कस किया, और वो भी सिर्फ यूपीएससी और यूपीपीएससी के। अभी इसमें अदर स्टेट पीसीएस के जोड़ देते तो और भी बढ़ जाती है संख्या इनकी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ यूपीएससी और यूपीपीएससी के प्रश्न मैंने लिए हैं, ये जो कि 18 है। तो ये रहा हमारा आज का सेक्शन, ठीक है। मिलते हैं हम अपने दूसरे क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।